अस्सलाम वालेकुम। इफ़ाम की इस ख़ुसूसी सीरीज़ में आपका इस्तक़बाल है। 3 एपिसोड की इस सीरीज़ में हम 2022-23 के लिए पेश किया जाने वाला बजट और उसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हम किस तरह एडवोकेसी करें, उस बारे में ये 3 एपिसोड हैं। हमारे इस एपिसोड में ख़ुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर जावेद आलम साहब। डॉक्टर जावेद आलम साहब बजट और बजट पर तज्ज़िये का एक लंबा तजुर्बा रखते हैं। आप सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी एक इदारा है, उस इदारे से आप जुड़े हुए हैं, जिसको आम ज़बान में या आम तौर पर CBGA कहा जाता है। ये 3 एपिसोड की सीरीज़ में पहले एपिसोड में डॉक्टर जावेद साहब बजट से मुताल्लिक़ बाज़ बुनियादी बातों को आपके सामने पेश करेंगे कि बजट कैसे बनाया जाता है, क्या सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है और क्या-क्या इसमें अवामिल शामिल रहते हैं। आप जानते हैं कि बजट ऐसा नहीं है कि हुकूमत आपको कुछ पैसे खैरात में दे रही है या तोहफ़तन दे रही है। बजट ऐसा भी नहीं होता है कि गवर्नमेंट RBI से पैसा निकालती है या पैसे छापती है, रुपये नोट छापती है और वो आपको दे देती है। आम तसव्वुर यही है, कहा जाता है कि अक़लियतों को कितना बजट दिया गया, ओके? तो ये एक सेंस पास होता है कि गोया हुकूमत कुछ दे रही है, जबकि बजट आपके और मेरे पैसों ही का एक हिस्सा होता है। जब मैं दूध खरीदता हूँ, जब मैं कपड़े खरीदता हूँ, जब मैं दवाई खरीदता हूँ, जब मैं पेट्रोल खरीदता हूँ, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, वह टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा होता है और उस रकम से हुकूमत बजट तय करती है। तो इसमें शहरियों का अपना हक होता है। तो हम अपना हक कैसे हासिल करें, इस बारे में इस पूरी सीरीज़ में चर्चा होगी। पहले जावेद साहब बताएंगे कि किस तरह बजट बनता है, फिर दूसरी सीरीज़ में बताएंगे कि इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए और बिलख़ुसूस एजुकेशन के लिए कितना बजट है और कितना एलोकेट किया जाता रहा है। इस पर दूसरे एपिसोड में तफ़सीलात आएंगी और तीसरे एपिसोड में जो बातें आएंगी वो आपके और हमारे लिए बड़ी अहम है। आप जिस सतह पर भी हैं, उस सतह पर रहते हुए इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर बजट पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं, उसकी तदाबीर और उसका मेथड और तरीक़ेकार आपको तीसरे एपिसोड में मिलेगा। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इन तीनों एपिसोड को देखें, इसको आम करें और जितना मुमकिन हो सका एडवोकेसी करें और इसमें आप अपना जो योगदान है, आपका जो रोल है, उसको प्ले करें। शुक्रिया। आइए आप डॉक्टर जावेद साहब से इस्तिफ़ादा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस एपिसोड में तमाम इफ़हाम के नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ और मैं हमारे आज के जो ख़ुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर जावेद आलम। डॉक्टर जावेद आलम एक सीनियर रिसर्चर हैं। CBGA एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कोशिश करता है कि लोगों को कैसे पब्लिक पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट करवाएँ और उनकी पार्टिसिपेशन को एंश्योर करें। और इसके लिए वो एक 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉलिसीज़। इन तमाम पॉलिसीज़ का एक मुहासबा हो, जायज़ा हो और किस तरह से फंड फ्लो होता है, किस तरह की हमारी जो फ़िस्कल पॉलिसी है, फ़िस्कल पॉलिसी क्या है, इस पर हम मज़ीद मेहमान ख़ुसूसी हम जानेंगे आगे। तो डॉक्टर जावेद साहब JNU से इकोनॉमिक्स में PhD किए हुए हैं और साथ ही इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब यूटिलाइज़ेशन ऑफ फंड्स हैं, फ़िस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन है
और साथ-साथ ये यानी बहुत सारे एनजीओज़, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ में कोलैबोरेट करके और देश हित में ख़ास करके पब्लिक पॉलिसी कैसे बेहतर हो, पब्लिक पॉलिसी किस तरह से डेमोक्रेटाइज़ हो, इस पर ये कोशा रहते हैं। और डॉक्टर साहब के बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारी स्टडी रिपोर्ट्स पे काम किया है और बहुत सारे बुक चैप्टर्स में के हैसियत से कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में। और इनका मेजर फोकस भी ख़ास करके माइनॉरिटी बजट है और नरेगा पर इन्होंने काम किया है और पीआरआईज़ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में। तो मैं डॉक्टर साहब का आज इस्तकबाल करता हूँ और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको आपके तारुफ़ में मैं इफ़हाम के नाज़रीन के सामने रखा। जैसे मिसाल के तौर पर फ़िस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन। तो बेसिक बात यहीं से हम शुरू करते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये फ़िस्कल पॉलिसी होती क्या है? और फ़िस्कल पॉलिसी में फ़िस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या होता है? फिर हम बजट पे आते हैं। शायद ये कनेक्टेड है, तो जी, इसीलिए मैंने बेहतर है। यहीं से सोचा कि शुरू करें। ठीक है, शुक्रिया सादत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा सादत ने बताया कि जो मतलब पब्लिक पॉलिसी है उसको कैसे डेमोक्रेटाइज़ किया जाए। जैसा कि हम लोग एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और किसी हद तक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा फिर ये भी है कि जो आवाम है वो कहीं न कहीं हुकूमत बनाने में और अपने नुमाइंदों को चुनने में काफ़ी कोशिश करती है कि वो बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ बनाएँ। लेकिन वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि पॉलिसीज़ कैसे बेहतर हों, उसमें सिर्फ़ अवामी नुमाइंदों के अलावा ये भी कोशिश होनी चाहिए कि का अवाम की शमूलियत कैसे बढ़े। तो उसके लिए हमें बुनियादी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो जैसे सादत ने कहा कि जो फ़िस्कल पॉलिसी है वो है क्या? तो दरअसल अगर हम इसको देखें तो ये एक तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें जो है ख़ास तौर से हुकूमत आमदनी कितना और कहाँ से इकट्ठा करे, पहला पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो ये है कि हुकूमत उस आमदनी को कहाँ खर्च करे, ये उसका दूसरा पहलू है। तो अगर हम लोग आमदनी की ही बात करें तो आमदनी बहुत सारे ज़राए से हमारी हुकूमतें इकट्ठा करती हैं और उनका एक तरह से टारगेट होता है। वो चीज़ मरकज़ी हुकूमत के लेवल पे भी होती है, सूबाई हुकूमत के लेवल पे भी होती है और लोकल गवर्नमेंट जिसमें हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ शामिल हैं, वो भी करती हैं। अब रहा ये कि जो सवाल फ़िस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन का है, तो फ़िस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन से हम यही मतलब समझ सकते हैं आसानी के साथ कि जो ये आमदनी इकट्ठा करने या रेवेन्यू कलेक्शन का जो पावर है, वो ऊपर से नीचे तक जाए और ऊपर से नीचे तक जाए, उसके साथ-साथ जो खर्चा है, जो खर्चा करने का मतलब पावर है, वो भी जो रेलेवेंट हमारे टियर्स हैं या जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनके पास वो पावर हो, उसमें उनकी पूरी ऑटोनॉमी हो, उनको उसमें काफ़ी हद तक आज़ादी और खुदमुख्तारी हो। उसी को हम फिस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन के नाम से मतलब जानते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि जो आमदनी और जो खर्चे का पावर है, वो मरकज़ी हुकूमत से होकर के, सूबाई हुकूमत से होकर के, जो सबसे नीचे हमारी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको वो पहुँचे। यही हमारे पूरे फिस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन का मतलब होता है। और एक चीज़ ये भी है कि इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएँगे, तो इसके लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आइन बना था, तो सेंटर और स्टेट के बीच में भी इसके लिए एक तरह से पावर डिमार्केशन है, लिस्ट सिस्टम है कि उसमें लिस्ट सिस्टम में अगर हम बात करें कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके लिए वेल डिफाइंड सारी चीज़ें हैं, चाहे वो खर्चे की बात हो या आमदनी इकट्ठा करने की बात हो। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो है स्टेट लिस्ट से पता चलता है। दोनों मिलके कैसे करेंगे, कंकरेंट लिस्ट से पता चलता है। उसके अलावा फिर इस प्रोसेस में लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी हुकूमत ने उनको भी एक तरह से आइन के तहत 73rd और 74th अमेंडमेंट के ज़रिए जो नीचे की हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको भी कहीं न कहीं 29 सब्जेक्ट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, 18 सब्जेक्ट्स जो है वो म्युनिसिपल बॉडीज़ के लिए दिया है। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो आइन के
मतलब आइन के तहत उनको काफी पावर दिए गए हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस अलग है। जी। तो आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपने एक पब्लिक पॉलिसी पर बात की, अब पब्लिक पॉलिसी में हम देखते हैं कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी के 2 पिलर्स का होता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा लेजिस्लेशन है। अब इंडियन जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसमें लेजिस्लेशन में जो पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। चुनाव बनने के बाद में उनके सेशंस होते हैं और 3 सेशंस में एक इम्पॉर्टेंट सेशन बजट सेशन होता है। जनता के दिमाग में होता है कि हर साल मतलब फ़रवरी एंड में बजट आता है, डिस्कशन होता है। जो भी हुकूमत में होता है वो कहता है कि ये ज़बरदस्त बजट था, ऐसा बजट हमने हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं देखा। अपोज़िशन में कितना भी अच्छा बजट हो, वो यही कहेंगे कि ये बजट जो है बहुत ही बेकार और घटिया बजट था। तो हम आम जनता के दरमियान ये सवाल उठता है कि ये है क्या एग्ज़ैक्टली? यूनियन बजट क्या है? क्यों पार्लियामेंट में इतना हंगामा होता है और हम जनता जो है क्लूलेस होती है कि ये एग्ज़ैक्टली पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? तो आप हमारे नाज़रीन के सामने ये बताएँ कि इंडियन यूनियन जो बजट होता है, ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? जी। एंड इसके बेसिक्स क्या हैं? जी। तो जैसे आपने कहा कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस ख़ास तौर से इसलिए भी है कि जैसे नाज़रीन आपके समझने के लिए मैं बताऊँगा कि चूँकि जो पब्लिक स्पेंडिंग है या जो सरकारी खर्चा है, वो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ आपको पता है कि लगभग 29 रियासतें हैं और उसके साथ-साथ 7-8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये सारे अगर हम लोग देखें तो ये सबके बजट बनते हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का ये बजट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि अभी भी इंडिया में अगर आप देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन के साइड पे जो आमदनी इकट्ठा की जाती है, उसके पहलू से यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी मजबूत है। मतलब पावर उनके फ़ेवर में है। तो वो अगर आप देखें जो बड़े टैक्सेस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेशन टैक्स हो, एक्साइज़ ड्यूटीज़ हो, कस्टम ड्यूटीज़ हो, ये सारे जो डिसइन्वेस्टमेंट हैं या बोरोइंग्स हैं, इनके पावर ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसी तरह से पब्लिक स्पेंडिंग जो खर्चा होना है, वो भी अगर आप देखें तो यूनियन गवर्नमेंट का बजट अगर कुल पब्लिक स्पेंडिंग है तो आधा रफली यूनियन गवर्नमेंट खर्च करती है तमाम स्टेट्स को मिलाएँ। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर ₹100 का हमारा जीडीपी है तो उसमें पब्लिक स्पेंडिंग लगभग 30-32 रुपए है और उसका आधा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट खर्च करती है। तो कहीं न कहीं पॉलिसी डायरेक्शन में और बजट स्पेंडिंग में यूनियन गवर्नमेंट्स के पास पावर ज़्यादा है। तो लोगों के तवक्कुआत भी उसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा होते हैं। अब रहा मामला ये कि आम आदमी के मतलब उम्मीदें या जो मतलब उनके तवक्कुआत हैं, अगर उसके बारे में बात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे बड़े स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, चाहे वो तालीम से मुताल्लिक हों, सेहत से मुताल्लिक हों या दूसरे रोज़गार से जुड़े हुए मसाइल हों या अक़लियतों की बात हो या दलितों की बात हो या ख़वातीन की बात हो। तो यहाँ पे बड़े प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है। पॉलिसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, यूनियन गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों की तवक्कुआत भी उस तरह से होती हैं। अब रहा ये कि बजट जो है ज़ाहिर-सी बात है कि एक तरह से पॉलिटिकल टूल है और उसमें तमाम तरह की स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं और हर एक स्टेक होल्डर का जो डिमांड होता है वो ये होता है कि उसकी जो उम्मीदें हैं उसको लेके सरकार खरी उतरे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अ, अभी के इस प्राइवेटाइज़्ड एरा में जहाँ पे तमाम बेसिक बुनियादी सर्विसेज़ के प्राइवेटाइज़ेशन की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे माहौल में अगर आप देखें तो पब्लिक बेनिफिट और कॉर्पोरेट बेनिफिट की बात होती है। पब्लिक बेनिफिट मतलब ये कि आवाम की जो अपनी बुनियादी सहूलतों की ज़रूरतें हैं, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, हाउसिंग हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, तो वो चाहते हैं कि उनको वो चीज़ें मिलें। लेकिन वहीं पे अब ये हो रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी ये चाहता है कि हुकूमत इन बुनियादी चीज़ों को हमें हैंड ओवर कराए और हम इसको प्रॉफिट मोटिव बनाएँ। तो इस तरह से जो है काफ़ी जो है खींचातानी होती है और अगर हम लोग इस प्रोसेस को बात करें जैसा शारदा आपने कहा कि मतलब बजट के फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है,
तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक इस्टेब्लिश प्रोसीजर है, और उसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे लगभग 100 के आसपास मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारे जो है अलग अलग मकसद के तहत चलाए जा रहे हैं। उनकी लाइन ऑफिसेज जो है स्टेट और बल्कि ज़िले तक काम करती हैं, और ये सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो है वो अपना डिमांड फॉर ग्रांट्स तैयार करते हैं, बुक तैयार करते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उससे ग्रांट्स या इमदाद सीख करते हैं अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को चलाने के लिए। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने जो है सेट रूल्स बना रखे हैं कि वो मतलब अगर 1 फरवरी को बजट आता है तो उसके पिछले साल में लगभग जुलाई अगस्त से अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं बजट फॉर्मेशन का। और उसमें क्या होता है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्कुलर जारी करती है, जिसे बजट सर्कुलर के नाम से जाना जाता है, और वो सर्कुलर जो है तमाम डिपार्टमेंट और तमाम मिनिस्ट्रीज को भेजा जाता है, और उनसे इंफॉर्मेशन सीख की जाती है कि अगले साल के लिए आपकी क्या डिमांड है। तो वो अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में अपनी सारी ज़रूरतें अगले साल की पेश करते हैं। बीच साल में उन्होंने क्या खर्च किया वो भी पेश करते हैं, पिछले साल में भी उन्होंने हकीकी खर्च क्या किया वो भी पेश करते हैं। इस हिसाब से जो है ये एक मतलब प्रोसेस इसका शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा प्रोसेस है, इसमें कई सारी मीटिंग्स कई सारे लेवल्स पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ होती है। मिनिस्टर टू मिनिस्टर मीटिंग होती है, जॉइंट सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी मीटिंग होती है, जॉइंट सेक्रेटरीज मीट करते हैं। उसके अलावा इस प्रोसेस में ये सारी मीटिंग्स जो है वो चलती हैं अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज के साथ, और काफ़ी बार्गेनिंग होती है। और उसके बाद जो है ये इसमें कैबिनेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें पीएमओ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर्स के पास जाता है। और ये सारा प्रोसेस जो है पूरा जो है करने के लिए लगभग 6 महीने लगभग लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। और इसमें नीचे से भी जो स्कीमें हैं वो अपने एनुअल वर्क प्लान एंड बजट बनवाती हैं। इवन वो ग्राम पंचायत से भी उसका प्रोसेस कुछ स्कूल में शुरू होता है और कई में नहीं भी होता है। तो प्रोसेस तो है अपनी जगह पे, ये बजट फॉर्मेशन पूरा जो 6 महीने का जो प्रोसेस होगा, इसमें मतलब पंचायत से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब लोग 6 महीने के प्रोसेस में ही शामिल है। हाँ जी, 6 महीने के प्रोसेस में रहेंगे। लेकिन ये है कि जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे बहुत ही नोन स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ICDS स्कीम। ICDS स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रन करती है, और उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि उसमें स्टेट भी शेयर अपना कुछ देते हैं, अराउंड 25% या 40% जो भी है, और उसके बाद 60% या 75% के आसपास जो भी है वो देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब जैसे उसकी डिमांड के लिए ये होता है कि जो सर्कुलर जाता है तो उसी के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट में भी अपने जो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट है और उनके जो लाइन डिपार्टमेंट है वो भी सर्कुलर भेजते हैं। लगभग बजट फॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं है। तो उसी टाइम में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने सर्कुलर जारी करते हैं, वो भी जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स तक वो डिमांड मंगवाते हैं। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी स्कीम है उसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक मतलब पंचायतों के लेवल तक या स्कूल लेवल या आंगनवाड़ी लेवल पे बजट फॉर्मेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट का स्कोप होता है। अच्छा, तो मतलब ये पूरे 6 महीने के प्रोसेस के बाद में फाइनली जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर आके प्रेजेंट करते हैं जी फाइनेंस बजट स्पीच। जी बजट स्पीच, और उस बजट स्पीच में आमतौर से जो भी नीचे से फिगर्स अराइव होते हैं वो उसको मैक्रो लेवल पे अपने बजट स्पीच में डालते हैं 1 फरवरी को। लेकिन यह है कि बजट स्पीच में बजट डेटा के साथ साथ काफी पॉलिसी डायरेक्शन भी बताया जाता है कि हम आने वाले 1 साल में ये करना चाह रहे हैं, हमने जो है पिछले सालों में ये किया है, और एक तरह से एक फ्रेमवर्क भी वो हमारा बजट स्पीच देता है कहीं ना कहीं हद तक, और ये भी बताने की कोशिश करता है कि हुकूमत इस बजट में किस चीज को तरजीह देने जा रही है, उसका प्रायोरिटी एरिया क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, या कोई और एरिया है सेक्टरली, सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में वो क्या मतलब दलित को या आदिवासी को या विमेन सेंट्रिक डिसेबिलिटी ग्रुप्स को कोई नई चीज देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है बजट की प्रायोरिटी में आती हैं। इवन मतलब टैक्स रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं वो अनाउंस किए जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि पॉलिसी डायरेक्शन बजट स्पीच में ज्यादा होता है और कुछ मैक्रो फिगर्स भी दिए जाते हैं। अच्छा, तो मेरा जो क्यूरियोसिटी है,
जो हमारे जो व्यूवर्स के पर्सपेक्टिव से हम्म, कि ये जो बजट स्पीच में क्या-क्या हेड्स होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बजट के उसके जी, अंदर, वो क्या-क्या हेड्स हैं, हाँ कैसे हाँ हम हाँ उसको ईज़िली कैसे देखें? जी, अगर हम हमारे पास वो कॉपी मिलता है 1 से 2 पेज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम्म प्रपोज़्ड, हम्म उसको हम कैसे समझ सकते हैं जी कि जी क्या-क्या जी मेजर एरियाज़ जी हैं, जी हेड्स हैं? हाँ हाँ। तो देखिए दादा, इसमें क्या है ना कि अगर हम लोग मतलब नाजरीन, आप भी कोशिश करिएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो यूनियन बजट है, उसका जो वेबसाइट है, उसको अगर आप जाएं गूगल में और www.indiabudget.gov.in पे अगर आप जाएं, तो आपको एक पेज खुलेगा और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पेज होगा। वो उस पे अगर आप जाएं तो उस पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप देखना चाहें तो बजट स्पीच देखिए। बजट स्पीच के अलावा फिर आपको बजट एट ए ग्लांस मिलेगा। बजट एट ए ग्लांस बेसिकली आपको ये बताएगा कि हुकूमत अलग-अलग सोर्सेस से, अलग-अलग ज़राए से कै क्या मतलब पैसे इकट्ठे की उसने किया है और कितना किया है, और इसी तरह से वो पैसा कहाँ खर्च करने जा रही है। तो बजट के बारे में तो बुनियादी तौर से हम सब जानते हैं कि बजट जो है एक एस्टिमेशन होता है, यानी अगले साल के लिए प्रपोज्ड जो है वो खर्चा और वो आमदनी कहाँ से इकट्ठा की जाएगी, उसका एक तरह से आपको ब्यौरा, उसका आपको एक तरह से दस्तावेज आप मान सकते हैं, वो बजट है। अब अगर बजट को फर्दर आप समझें और देखना चाहें बजट बुक में, तो बजट एट ए ग्लांस तो बेसिकली आपको जो इंफॉर्मेशन देगा वो बेसिकली तफरीक करेगा कि हुकूमत जो है वो दो तरह के खर्चे करती है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो अब अगर आप बात करें खर्चे की, रेवेन्यू खर्चा क्या होता है और कैपिटल खर्चा क्या होता है, तो रेवेन्यू खर्चा दरअसल ये बताता है कि रोजमर्रा जो हुकूमत के खर्चे हैं, रोजमर्रा में जैसे आप मेंटेनेंस के खर्चे हैं या शॉर्ट टर्म खर्चे, जैसे जो कि रिकरिंग नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो वो रेवेन्यू खर्चा माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। लॉन्ग टर्म खर्चे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बड़े जो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, रोड्स या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़ी, वो सारा कैपिटल में रखा जाता है। इसी तरह से हुकूमत फिर रेवेन्यू साइड से भी उसको तफरीक करती है, कैपिटल रिसीट्स में और रेवेन्यू रिसीट्स में। कैपिटल रिसीट्स बेसिकली जो है हुकूमत उस हेड में वो आमदनी दिखाती है कि जो आमदनी हुकूमत ने अपनी प्रॉपर्टी बेचा हो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए, जैसे आपने अभी सुना कि गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेचा, तो वो आमदनी दिखाई जाएगी। इसी तरह से हुकूमत जो अपने तमाम आमदनी के जराए को इकट्ठा करने के बाद अगर वो जो उसका खर्चे का टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाती है, तो कर्जा लेती है। तो कर्जे का जो अमाउंट होगा वो भी कैपिटल रिसीट्स में आएगा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा? रेवेन्यू रिसीट में बेसिकली हुकूमत जो है वो टैक्स, नॉन टैक्स से जो आमदनी होती है उसको रेवेन्यू रिसीट में रखती है। चूंकि ये है कि ये रेवेन्यू रिसीट्स जो है ये रेगुलर इनकम है, डिसइन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स भी उसका पार्ट है। रेवेन्यू रिसीट्स से मतलब ये है कि हुकूमत रेवेन्यू रिसीट्स के जो पैसे होंगे वो कोशिश ये करेगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कैपिटल में डाल सकती है वो, बट उसका फोकस ये होता है कि जो टैक्स के आमदनी है, नॉन टैक्स जो यूजर चार्जेस या फीस या जो हुकूमत अलग जराए से पेनाल्टी से इकट्ठा करती है पैसे, जिसे हम नॉन टैक्स में रखते हैं, तो वो सारे रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होते हैं। और कोशिश ये की जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट दोनों मैच करें। तो हुकूमत कभी ये नहीं चाहती कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब जो कैपिटल रिसीट है जिसमें बोरोइंग्स और वो डिफरेंट जो पीएसयूज या उनके अपनी प्रॉपर्टी सेल के बाद आमदनी आती है, उसको सैलरीज में डाला जाए, उसको मेंटेनेंस में डाला जाए। उनका ये पर्पस है कि इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कोई एसेट क्रिएशन में फिर से खर्च करें। तो ये दो तरह के जो है चीजें हमारे बजट रेगुलेशन में दिखाई जाती हैं। उसके अलावा फिर जब नाज़रीन अगर आप और डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे तो फिर डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज एक नोट ऑन डिमांड आता है, बहुत समरी होता है वो 6-7 पेज का। उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है आपके एनालिसिस के लिए दिखेगी। उसमें क्या होता है, स्कीम्स की डिटेल होती है। तो जैसे मान लिया अगर आप
इंटरेस्टेड हैं, आपको मतलब शौक है कि आप बजट पढ़ें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जो अक़लियतों के उमूर का बजट है मिनिस्ट्री का, तो उसमें क्या है कि वो नोट ऑन डिमांड बेसिकली इंफॉर्मेशन देगा आपको कि पिछले 3 साल 4 इंफॉर्मेशन देगा। एक तो एक्चुअल देगा, दूसरा जो है बजट एस्टीमेट देगा, रिवाइज एस्टीमेट देगा, फिर करंट ईयर का बजट एस्टीमेट देगा। जैसे अगर हम अगले साल का बजट पढ़ना चाह रहे हैं, अगले साल जो बजट आएगा माइनॉरिटी अफेयर्स का, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि 22-23 का बजट एस्टीमेट होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो 21-22 का रिवाइज एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट भी देंगे, और उसके अलावा फिर 2021 का एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। तो हर स्कीम की वो डिटेल होगी कि बीच साल में सरकार ने क्या चेंजेस किए, इस साल का बजट कितना है, और एक साल के गैप के साथ बजट कितना खर्च हुआ था। तो नोट ऑन डिमांड भी एक जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब रहा ये कि जो बजट का मतलब ओवरऑल जैसे जो स्पेंडिंग है, वो हुकूमत के पास एक सेट फॉर्मेट है, और वो 3 तरह के उनके पास सेक्टर्स हैं जिसपे वो पैसा खर्च करते हैं। तो जनरल सेक्टर या जनरल सर्विसेज के नाम से हम पहले सेक्टर को जानते हैं। दूसरा सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर है, जिसमें इकोनॉमिक सर्विसेज से रिलेटेड एक्सपेंडिंग दिखाई जाती है, और तीसरा जो है वो सोशल सेक्टर है। तो सोशल सेक्टर जो है बेसिकली वो कवर करता है हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन, और उसके अलावा फिर बहुत सारे जो मुख्तलिफ तबकात हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, और जो माजूर तबका है, इन सब के बारे में जो स्पेंडिंग होती है उसकी डिटेल्स जो है वो सोशल सेक्टर के उसमें दी जाती है। तो ये है कि अगर आप और डिटेल बजट बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ है कि वो ये सारे जो है स्पेंडिंग आपको पता चल पाएंगी कि सोशल सेक्टर में कितना, उसकी मिनिस्ट्रीज आप है सोशल सेक्टर के, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन। जो इकोनॉमिक सेक्टर की मिनिस्ट्रीज हैं उसमें आपके बैंकिंग, फिनांस, उसके अलावा फिर रेलवेज, पोर्ट्स, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर के मिनिस्ट्रीज हैं। इसी तरह से जनरल सेक्टर में आपके जो खर्चे होते हैं वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज करती हैं। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री का पूरा खर्चा, होम अफेयर्स का खर्चा, इसी तरह से जो पेंशन दिया जाता है या जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट है, ये सारे जो है जनरल सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो ये भी एक मतलब सेक्टर्स हैं जहाँ पे हुकूमत मतलब इन सारे उसमें पूरे बजट को खर्च करती है। अच्छा, आपके गुफ्तगू में 2 टर्म्स मैंने सुना है, मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन के सामने क्लैरिफिकेशन हो गई। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट है, दूसरा एक रिवाइज्ड एस्टिमेशन है। क्योंकि जैसे बजट है, बजट पूरा एक साल के लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्च से ले 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च हो जाए। अब एक साल के लिए बजट आ रहा है, तो फिर ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन क्या है एग्जैक्टली, और फिर ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? ये 2 चीज़ें थोड़ा वजाहत करें शॉर्ट में। ठीक। तो जैसे मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारा बजट बुक या जो बजट पे हमारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, तो उसको वो जो फिगर्स या जो एदाद शुमार होते हैं वो हुकूमत उसको कैसे दिखाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि जो बजट एस्टीमेट है वो अगले साल के मतलब एक साल का ब्यौरा है खर्चे और आमदनी का, लेकिन होता क्या है कि जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनको जो टारगेटेड एलोकेशन हुआ है वो उन्होंने 6 महीने, मतलब अगर हम लोग उसको अप्रैल से लेके और सितंबर तक माने, अक्टूबर तक माने, तो 6 महीने के बीच में जो खर्चा हुआ है वो खर्चे का रिवीजन किया जाता है, और वो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट सेशन के टाइम में ही होता है। तो मतलब मनरेगा है, अब जैसे कोविड का टाइम है, मतलब गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ एलोकेट किया, लेकिन डिमांड नीचे से ज़्यादा आया, और 6 महीने में ये लगा कि वो पैसा एग्जॉस्ट हो रहा है, 70,000 करोड़ खर्च हो चुके। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से बोलेगी कि नहीं, हमें और ज़रूरत है खर्चों की, और हमको 50,000 करोड़ और चाहिए। उस टाइम में क्या होगा कि सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा, और उसी के ज़रिए जो है रिवीजन किया जाएगा बजट में कि मतलब आपने इतना अच्छा खर्च कर लिया है और डिमांड है, तो आपको थोड़ा और अमाउंट दिया जाना है।
बट ऐसी कोई और मिनिस्ट्री है जो कि नहीं खर्च कर पा रही है कोई स्कीम में, तो उसका पैसा कट डाउन किया जाएगा। तो रिवीजन बेसिकली मिड ईयर में होता है। हाँ, सेशन वाइज रिवाइज नहीं होता है। सेशन जैसे अब मानसून सेशन है, मानसून सेशन में भी रिवीजन हो सकता है। अच्छा, मानसून सेशन में रिवीजन हो सकता है, बट यूजुअली जो है वो मिड ईयर 6 मंथ्स का ही आंकड़ा देते हैं रिवाइज बजट में। और जहां तक आपने बात किया डिसइन्वेस्टमेंट की, तो देखिए जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जो रेवेन्यू साइड में, रेवेन्यू रिसीट साइड में या इनकम साइड में जो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं वो है इनकम टैक्स, वो है कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स आप सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जो भी आमदनी होती है वो टैक्सेबल बन जाती है। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट्स हमारे प्रॉफिट्स कमाते हैं, टर्नओवर पे नहीं प्रॉफिट्स पे, उस पर हुकूमत टैक्स इम्पोज करती है। फिर उसके अलावा जो हमारी एक्साइज ड्यूटीज बेसिकली आप सब जानते हैं कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर जो यूनिट्स होती हैं उसी यूनिट्स पे लगाया जाता है प्रोडक्शन पे। मतलब पेन है तो पेन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके अलावा फिर एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी को, तो उसको जो है उस पर डाला जाता है। इसी तरह से फिर कस्टम ड्यूटीज हैं जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के उस पर आती हैं। तो अभी जीएसटी भी आ गया है, तो जीएसटी भी काफी हद तक जो है सब्ज्यूम कर लिया है वो आपके एक्साइज ड्यूटी को और कस्टम ड्यूटी को। इसी तरह से फिर नॉन टैक्स होता है जैसे मैंने आपसे बताया था, तो ये हो गया। फिर उसके बाद मेजर जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के यहाँ ये है कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है उसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग बिजनेस के लिए नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट फॉर बिजनेस। तो जो बिजनेस ग्रुप है वो बिजनेस करे, तो वो काफी अपने जो पुराने पीएसयूज से, पब्लिक अंडरटेकिंग से, चाहे वो एयरवेज में हो या टेलीकॉम में हो, टेलीकॉम में जैसे बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, उसकी लैंड्स को सरकार जो है वो बेचना चाह रही है। वो जो भी हम सेल ऑफ प्रॉपर्टीज करते हैं, चाहे वो लैंड हो या कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का अपोजिट। ओके, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे तो इस साल से आप वहाँ हाँ डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके रीजन जैसे मैंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के बाद हुकूमत काफी हद तक कोशिश कर रही है कि जो भी बड़े बिजनेसेस हैं वो उसको बेच दिया जाए। तो नाज़रीन, हम ये जान रहे थे कि बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका पूरा प्रोसेस, कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कैसे होता है, और कुछ कुछ उसके अंदर के जो नुआंसेस हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मतलब शहरी होने की हैसियत से हिंदुस्तान के ये पूरा बजट के प्रोसेस को समझना, बजट में क्यों हम इतना सरदर्द मोल लें, तो ये हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि क्या बीइंग ए सिटीज़न हमारे लिए जानना ज़रूरी है बजट हो क्या रहा है। जी, बहुत अहम मतलब सवाल कितना है। इम्पोर्टेंट है इंडियन यूनियन जी के जी बजट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये। एक्चुअली जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो पीपल्स विशेज़ हैं वो उसको एग्जीक्यूट करने का या उसको अमल में लाने का एक बड़ा स्कोप होता है डेमोक्रेसी में। तो जैसा आपका सवाल ये है कि सिटीजन्स को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो सिटीजन्स जैसे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। हुकूमतें अपने जो है वो मैनिफेस्टोज़ को लेके आती हैं, इंतखाबी मंशूर को लेके आती हैं, वो काफ़ी वादे करती हैं कि हम जो है फ़ला तबके फ़ला सेक्टर के लिए करने वाले हैं, फ़ला रीजन्स के लिए करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और अगर आवाम के डेवलपमेंट की बात इंतखाबी मंशूर में की गई है तो उसको हमें जाहिर सी बात है जज करने की ज़रूरत है। 5 साल जो टाइम है उसमें हमें उसको जज करने की ज़रूरत है, और उसको अगर हमें जज करने की ज़रूरत है तो हमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ और बजट्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि इंतखाबी मंशूर को जो पार्टियां हुकूमत में आई हैं उसको कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करना है उनको बड़े प्रोग्राम्स में, पॉलिसीज़ में, और उसी बड़े प्रोग्राम और पॉलिसीज़ चलाने के लिए बजट की ज़रूरत होगी। तो उस तरह से अगर देखें तो अवामी फ़ायदे के लिए, अवामी बेनिफिट के लिए अगर हम बजट नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि जो हमें वादे किए गए वो सही में वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक टूल के तौर पे हम मतलब इसको जवाबदेही का भी टूल मानते हैं कि बजट और गवर्नेंस को हम पढ़ेंगे तो हम हुकूमतों को बेहतर तरीके से जवाबदेह बना सकते हैं,
उसके अलावा फिर एक चीज़ और बहुत अहम ये है कि ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए मैं कहूँगा कि इंडिया में मतलब हमेशा से ही रहा है, लेकिन अभी जो हालात है उसमें एक तरह से जो सियासत है वो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो काफ़ी हद तक मेजॉरिटी कम्युनिटी के अपीजमेंट की बात करती है, तो उसका कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो गवर्नेंस में अक़लियतों के मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन से हो रहा है। मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं मिल पा रही, उनके एमएलएस कम जीत के आ पा रहे हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला है नहीं। तो हमें ये लगता है कि ऐसे हालात में खुद जो है अक़लियत कम्युनिटी में जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उसको आगे आना चाहिए ताकि वो गैप को फिल कर पाए। अदरवाइज़ उनकी जो आवाज़ या उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो दब के रह जाएंगे। तो ऐसे मतलब माहौल में मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट टूल जो है वो ये है कि हम जो भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, उसको हम कहीं ना कहीं उसके जो उसने वादे किए हैं उसको लेकर के जवाबदेह बनाएं, तो शायद हम अपना रोल अच्छे से डेमोक्रेसी में प्ले कर पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, बट अगर बजट डेमोक्रेटाइज नहीं होगा, बजट में लोगों की शमूलियत नहीं होगी, बजट को हम काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारा डेमोक्रेसी का मकसद है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अफौत हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि जहाँ पे हम डेमोक्रेसी को रिवाइव और अलाइव रख सकते हैं। अदरवाइज आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल होगा। जस्ट जो भी मंशूर में वो बात की है, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो नॉन जो है डेवलपमेंट इश्यूज़ पे आवाम को लेके चले जाएंगे। तो कहेंगे कभी कि जो है 370, कभी बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कभी जो है कन्वर्जन की बात होगी, पाकिस्तान, कश्मीर, तो वो जो इश्यूज़ हैं वो पीछे रह जाएंगे, जो कि वो इंतखाबी मंशूर में आमतौर से काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ इस पर बात करती हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद साहब हमारे सामने बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन किया, पूरा प्रोसेस भी बताया, और फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्यों इस पूरे प्रोसेस में नज़र रखना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी का क्यों हम डिमांड करते रहें, और कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करें और किस पॉइंट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन उस चीज़ को, उन पॉइंट्स को समझे होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जहाँ पर हम जो बजट को लेकर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।